जी क्लास। तो अभी हम थे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जी मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको मैं स्टडी कर रही हूँ, आप सुनिएगा। अ पार्टनरशिप हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज whose shares are traded on stock exchanges just like a corporation। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें जिसके शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जा रहे होते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप को कहेंगे कि मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें होता ही हुआ है कि इसमें सारे राइट्स एंड ड्यूटीज जो होती हैं वो वही वाली होती हैं, जो कि वो वही वाली होती हैं, सारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही वाली यूज की जा रही होती हैं जो कि कॉर्पोरेशन में होती हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये होता है कि ये पार्टनरशिप होती है, ये एक्चुअली में कॉर्पोरेशन नहीं होती है। अब उसमें ये होता है कि पार्टनरशिप क्लास, जिसका माइक किसी का ऑन है वो ऑफ कर दे प्लीज, ठीक है। हमारा लेक्चर तकरीबन 10-15 मिनट का ही है, रह गया, और ज्यादा नहीं है, ठीक है। 10-12 मिनट का है, बल्कि 15 मिनट का भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ये पार्टनरशिप जो कॉरपोरेशन जो होती है उसके ऊपर ये लागू होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को शेयर करें। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर ये वाली इस चीज के लिए उनके वो लायबल नहीं होते। उनके ऊपर इसका इसका फ्री हैंड होता है कि वो चाहे तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो करें, चाहे तो वो नहीं करें, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं कॉरपोरेशंस पे। अच्छा, ये आपने कॉरपोरेशंस को तो बारहा पढ़ लिया होगा, लेकिन हम इसको फटाफट से जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे और हम इसको कॉरपोरेशंस को वाइंड अप करेंगे आज। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसमें मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ फ्रेंचाइज किस तरह से बनती है, और फ्रेंचाइज का क्या प्रोसीजर होता है लेने का, और उसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। हम ये नेक्स्ट हमारे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं कॉर्पोरेशन पे। कॉर्पोरेशन की मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स दैट रिसीव्स द राइट टू एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टेट इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा जी, अब इसमें सबसे मेन जो चीज है वो यही है कि इसमें हमारे पास शेयर्स होंगे, और ये बेसिक वो वाली टाइप है। इस ये बेसिक टाइप है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की और कॉरपोरेशंस भी हैं। और कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मानी जाती हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा है, उसने सारे काम करने हैं। पार्टनरशिप में 3-4 बंदे हैं या ज्यादा मल्टीपल लोग भी हैं, लेकिन उसमें भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉरपोरेशन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसको बनाने के लिए भी जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, और उसके बाद ये फॉर्म होती है, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसकी भी फीस होती है। फिर इसके ऊपर कॉरपोरेशन के ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि इसने अपने स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो पब्लिक करना होता है, क्योंकि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है। इसके शेयर्स होते हैं, शेयर्स ट्रेडेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है शेयर्स की, और उसी के थ्रू ये फंड रेजिंग भी करते हैं कॉरपोरेशंस, ठीक है। और इनके पास बड़े सारे फायदे भी हैं, बहुत से नुकसानात भी हैं इसके, तो अभी हम उनको मोटा मोटा चीदा चीदा उनको भी हम देख लेते हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस जो होती हैं, जब हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो उस सूरत में कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो फॉर्म में आती हैं।
हो सकता है कि किसी ने स्टार्ट एज ए सोल प्रोप्राइटर किया हो, उसके बाद थोड़ा उसका बिजनेस बढ़ गया हो, तो उसने उसको फिर अच्छा, क्लास चिट चैट आप बाद में कर लीजिएगा, पहले इस वाले टॉपिक के ऊपर आ जाएं, ठीक है, इसको सुन ले जरा ध्यान से। तो हो सकता है बाद में पार्टनरशिप की तरफ चला जाए, और अगर मजीद वहां से भी वो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव होता है, तो हो सकता है फिर उसमें लार्जर पीपल जो है वो शामिल हो जाए, वो ज्यादा लोग उसको फिर उस बिजनेस की तरफ आ जाए, ठीक है। डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस कौन सी होती हैं जी? आ कॉर्पोरेशन डूइंग बिजनेस इन द स्टेट इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। अगर सेम ही एक ही जगह पे कोई काम कर रहा है और वहीं पे कॉर्पोरेशन है, तो उसको कहेंगे कि जी ये डोमेस्टिक बिजनेस कर रही है, ठीक है, और ये डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही इसके ऊपर लागू होंगे जो कि उस स्टेट के अंदर लागू होंगे, ठीक है। फॉरेन कॉर्पोरेशंस होती हैं जो मल्टी नेशनल होती हैं, ठीक है। आर कॉर्पोरेशन डूइंग बिजनेस इन अ स्टेट अदर देन दी वन इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। कि जैसे हमारे पास कोको कोला वगैरह है, या कोई इंटरनेशनल ब्रांड ले लें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लें, और बड़े सारे ब्रांड्स हैं जो हम डेली डे टू डे यूज करते हैं, ठीक है। वो बन तो समटाइम्स यहाँ पर ही प्रोडक्ट सही होती है, लेकिन जो नेम फेम होता है वो सारा फॉरेन का होता है, वो सारा दूसरी कंट्री से आया हुआ होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी एलियन कॉर्पोरेशन। आर कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड इन अनदर कंट्री बट डूइंग बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, अगर कोई यूनाइटेड स्टेट में जाकर बिजनेस कर रही है कॉर्पोरेशन, तो उसको हम एलियन कॉर्पोरेशन कहेंगे, ठीक है। ये यूजुअली मतलब हमारे कंट्री से रेलिवेंट नहीं है, एलियन कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा जी, क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन जो है वो ये है कि अ कॉर्पोरेशन हुज शेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ऑफन फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एम्प्लॉइज। अच्छा जी, अब क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन में जो होंगे वो वाले लोग होंगे जो नोन है या वो रिलेटिव हैं, और वो आपस में ही कर रहे हैं काम, वो आपस में ही सारे शेयर्स वगैरह ट्रेड करते हैं, और इसमें पब्लिक जो होती है वो इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। पब्लिकली हेल्ड कॉर्पोरेशंस होती हैं, ये इनका लार्जर स्टॉक होता है इनके पास, और वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल भी होते हैं। ट्रेडेबल तो क्लोजली हेल्ड वाले भी होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें। पब्लिकली हेल्ड कॉर्पोरेशन अ कॉर्पोरेशन दैट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड हुज स्टॉक यूजुअली इज ट्रेडेड ऑन वन ऑफ द लार्जर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। ये पब्लिकली हेल्ड कॉर्पोरेशन होती है, ये मेन एक्चुअली में टाइप है कॉर्पोरेशंस की, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी हम, हाउ टू इनकॉर्पोरेट, ठीक है। एक कॉर्पोरेशन को बनाना है, तो बनाने के लिए क्या क्या चीजें जो होती हैं वो जरूरी होती हैं। अच्छा, हमने इसमें आपने पढ़ा होगा पहले भी, इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, और सर्टिफिकेट्स आपको इनकॉर्पोरेशन का लेना पड़ता है, और जो कि चार्टर में चार्टर से, या फिर जो आपका कंट्री का सेक्रेटरी होता है उसके थ्रू वो उसको मंजूर करवाया जाता है, ठीक है। होता एक्चुअली ये है कि ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेशन को माना जाता है वो इसकी फॉर्मेशन के लिए भी माना जाता है, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सर्च करना है, एससीसीपी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती भी है, और उनको जो हमारे पास इन कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो भी करने पड़ते हैं। तो आज आपने कॉरपोरेशंस को दिमाग में रखकर एससीसीपी को थोड़ा सा सर्च करना है, और उसकी थोड़े मोटे मोटे इसकी वेबसाइट आपने देखनी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो उससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। वहां से भी आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आ जाता है हम के जी, सबसे जो पहली चीज है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो वो जी ये है कि कॉरपोरेशन का नेम, सबसे पहले कि हम क्या नाम रख रहे हैं। यूजुअली कॉरपोरेशन के साथ लिमिटेड या कंपनी वगैरह जो होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे कि
क्या कहते हैं उसको, इसमें कौन सी कंपनी आ जाएगी, इसमें आप कोई भी लिमिटेड कंपनी ले लें। इधर पाकिस्तान में तो काफी सारी हैं, ठीक है। द कॉर्पोरेशन मस्ट चूज अ नेम दैट इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ, अच्छा जी। अच्छा, इसके कुछ जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपने नाम रखना है तो नाम ऐसा यूनिक रखना है जो कि पहले से रजिस्टर नहीं हो। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप गूगल कर लें अपने नाम को और देख लें कि पहले से कोई वैसी कंपनी अनकॉर्पोरेटेड तो नहीं है। अगर तो है तो फिर आप अपने नाम को चेंज कर लें या फिर उसके साथ कोई टर्म ऐड कर लें, ठीक है। कोई लिमिटेड लगा लें या कोई कंपनी लगा लें या कुछ ऐसा नाम लगा लें जो कि क्या कहते हैं उसको, आपकी आपके कंपनी के नाम को यूनिक बनाता हो, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, कंपनी का आपने देखा होगा मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट जरूर होता है। इसमें अगर तो हम फिजिकली क्लासेस अटेंड कर रहे होते तो मेरे पास एक दो पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं कंपनीज की। एक तो मेरे पास एटलस होंडा की पड़ी हुई है। एटलस होंडा भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। और मिल्लत ट्रैक्टर्स जो है वो भी लिमिटेड कंपनी है। इसी तरह आपको कुछ और कंपनीज आएंगी जिस आप अपने इर्द गिर्द भी नजर दौड़ाओगे तो कुछ के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी लिखा होता है, ठीक है। वो प्राइवेट भी होती है और लिमिटेड भी होती है, ठीक है। और पब्लिकली का भी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जिसके पब्लिकली हेल्ड शेयर्स हो वो पब्लिकली हेल्ड कंपनी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें होता ही है कि आपको विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट शो करना होता है कि आपका आगे क्या इरादा है आने वाले वक्तों में, कि आपका विजन आप किस तरह से रखते हो अपने बिजनेस का आने वाले 20, 30, 50 सालों में। और जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि उसमें आपके कंपनी के करंट जो आपका टारगेट होता है उससे रेलेवेंट आपने लिखा हुआ होता है। अच्छा, हमारे पास पार्टिसिपेंट सिर्फ अभी 7 रह गए हैं और बाकी बच्चे भाग गए हैं। अ, अभी हमारे पास, हाँ जी, बच्चे थोड़े रह गए हैं, ज्यादा बच्चे जो हैं वो भाग गए हैं। चले आगे आ जाते हैं। हमारे पास होता है जी कॉर्पोरेशन टाइम होराइजन। अच्छा, कॉर्पोरेशन जब भी बनती हैं तो उसका कोई टाइम होराइजन नहीं होता, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए बनती हैं। लेकिन हो सकता है टाइम बच्चे ओवर नहीं हुआ, बीच में 5 मिनट का जो थे वो लाइट की वजह से भी मिस हो गए थे, तो मैं उसका भी 5 मिनट ले रही हूँ, तो इतना अभी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई टाइम हराइजन नहीं होता, लेकिन समटाइम्स कुछ कॉरपोरेशंस होती हैं वो कुछ सालों के लिए भी बनती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ 50 साल के लिए भी हो सकता है कोई कॉरपोरेशन बन जाए, ठीक है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशंस। अच्छा, अब इसमें जो कॉरपोरेशन का में जो नेम्स हैं और एड्रेसेस जो होते हैं वो लीगल जो होते हैं वो उनको लिखने पड़ते हैं, और और आइडेंटिफाइड होने चाहिए। जो भी इनकॉर्पोरेटर्स हैं वो आइडेंटिफाइबल हो और अंडर अंडर वो लायबल होते हैं अंडर द लॉ, ठीक है। और इनको सारी चीजें अटेस्ट करवानी पड़ती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारा कुछ करेक्ट करेक्ट मेंशन करना पड़ता है। और कुछ जो होती हैं स्टेट्स उनमें ज्यादा और भी ज्यादा इनकॉर्पोरेटर्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। आपने इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने एससीसीपी की वेबसाइट चेक करनी है, वहां पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या किस तरह से रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस जो होती है इसके ऑफिसेज जितने भी होंगे वो विद इन अ कंट्री हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं या डिफरेंट शहरों में है, तो वो ऑफिसेज वगैरह, एड्रेसेस वगैरह, फोन नंबर, फैक्सेस जो होते हैं, फैक्स नंबर्स, सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है और रजिस्टर कराना पड़ता है सारा कुछ। अच्छा जी, आगे आ जाता है कैपिटल स्टॉक ऑथराइजेशन। अच्छा, अब ये होता ही है कि इसमें ये भी मेंशन होता है कि कितने कैपिटल से
कंपनी जो होगी वो इनकॉर्पोरेट होगी, इसमें कुछ अमाउंट जो होती है वो आपको बैंक में डिपॉजिट करानी पड़ती है कि इतनी इतनी हमारे पास अमाउंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कॉरपोरेशन को फॉर्म कर रहे हैं, कॉरपोरेशन बना रहे हैं। फिर उसी से आगे आपके शेयर्स भी इशू होते हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, या लाइक आप जैसे शेयर इशू करके पैसे लेते हैं लोगों से और उसको कॉरपोरेशन में लगाते हैं, ये वो नहीं है। ये वो वाली अमाउंट है कि जिससे आपने एक्चुअली में ऑथोराइज करवाया है, ठीक है। ये आपका जो इनिशियल कैपिटल है ना, ये वो वाला कैपिटल है, ठीक है। तो उसको आपको इसमें नेक्स्ट पॉइंट भी देखें, कैपिटल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो स्टार्टिंग पे आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो भी आपको इसमें शो करना पड़ता है, और उसको भी बताना पड़ता है कि वो आप किस तरह से ले रहे हैं, और उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज पहले आपको बैंक में जमा करवानी पड़ती है, और वो आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि वो आपकी स्टॉक वैल्यू की से कितनी है। लाइक आपका 10 रुपए का शेयर आप बेचेंगे तो वो इसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर जो होंगे वो बेचे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं स्टॉक्स की, स्पेशल राइट्स, प्रेफरेंसेस और लिमिट्स वगैरह, वो भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती हैं स्टॉक ऑथराइजेशन वाले पॉइंट में, ठीक है। उसमें आपको सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं जी के रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग शेयर। अच्छा, प्रोविजंस फॉर प्रीएम्प्टिव राइट्स। अच्छा, अब इसमें मैं बता रही हूँ कि प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या होते हैं। The rights of a corporation's original investors to purchase enough shares of future stocks issues to maintain their original percentage of ownership in the company। अच्छा, होता है कुछ ये है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो जिन लोगों ने एक्चुअली में इनकॉर्पोरेट किया होता है, जब न्यू शेयर्स इशू करें तो उनके उन शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो फिर इस सूरत में जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये राइट दिया जाता है, जो उनके मेन इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो बंदे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट दिया जाता है कि वो एक सबसे पहले लार्जर अमाउंट इन्वेस्ट करके वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स भी जो है वो इशू कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, मतलब वो खरीद सकते हैं और अपना पैसा दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग शेयर्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो किस तरह से है, ये यूजुअली होता है उस सूरत में जब आपकी जो कॉरपोरेशन हो वो पब्लिकली हेल्ड ना हो, वो क्लोजली हेल्ड हो। यानी कि उसमें ये वो वाली कॉरपोरेशन हो सकती है जिसमें आपके बहन भाई और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो स्टॉक होता है वो ज्यादा स्टॉक जो होता है वो कंपनी ही ओन कर रही होती है। ट्रेजरी स्टॉक यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ट्रेजरी स्टॉक वो वाले शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी कॉरपोरेशन ओन कर रही होती है, ठीक है। फिर वो उन्हीं चंद लोगों के अंदर सर्कुलेट करता है। आगे आ जाते हैं राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। A provision requiring shareholders who want to sell their stocks to offer it first to the corporation। अच्छा, अब इसी वाली जो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग शेयर्स है ये इस तरह से लगती है कि क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जी हम कोई तीसरा बंदा ऐड ऑन ना करें, हम खुद आपस में ही इस काम को करें। तो वो राइट ऑफ रिफ्यूजल भी दे देते हैं कि शेयर्स जो है वो आप तीसरे बंदे को बाहर नहीं बेच सकते, वो आपने कंपनी के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मजीद और गूगल कर लीजिएगा। अभी चूंकि मुझे दूसरे पॉइंट्स भी पढ़ने हैं तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे दी है कि ये होता क्या है, ठीक है। आगे नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ये मेंशन करना जरूरी होता है। रूल्स अंडर विच द कॉर्पोरेशन विल ऑपरेट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो आपको मेंशन करने पड़ते हैं। और बेसिकली यहाँ पे बाय लॉज होते हैं। बाय लॉज वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं कॉरपोरेशन के लिए,
इसकी इंटरनल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस वगैरह को स्मूथ रखने के लिए। तो बाय लॉज के अकॉर्डिंग ही आपकी जो कॉर्पोरेशन होती है वो ऑपरेट करती है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। रूल्स अंडर विच द कॉर्पोरेशन विल ऑपरेट, तो वो बाय लॉज होते हैं। बाय लॉज वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इसके ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं कंपनी के, वो इनको फॉर्म करते हैं, वो इनको तश्कील देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं थोड़े से, और थोड़ा सा मैंने होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क में ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, तीनों फॉर्म्स मैंने आपके साथ साथ एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। और उसी को आपने माइंड में रखते हुए इनके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको इसको आपको सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपने खुद से अपने काम के लिए इसको रखना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो इसको भी हम दोबारा से देख लेंगे। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या है कि जी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स होती है इसमें। जो पर्सनल आपका पैसा होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। आपका जितने शेयर होंगे उतने उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा ऑन स्टेक होता है, यानी तो उतना ही पैसा जितना आपने लगाया हुआ है शेयर्स में, उतना ही पैसा आपका डूब सकता है और इसी के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है। इसमें पर्सनल जो एसेट्स वगैरह होते हैं शेयर होल्डर के, वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये सबसे मेन इसका पॉइंट है। जबकि उसमें पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल एसेट्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट कैपिटल। अच्छा, इसमें ये बड़ा ये एक मेन पॉइंट है कि जो इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। और इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी होती है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। ये वो वाले शेयर्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम फंड रेजिंग के टाइम पे यूज होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले फंड रेजिंग के लिए जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसे कहते हैं जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और प्राइवेट प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो भी होती हैं, ये भी स्टॉक्स को इनहेंस करने के लिए होती हैं, ठीक है। अ फंड रेजिंग टूल इन विच अ कंपनी sells shares of its stocks to a limited number of private investors। कुछ थोड़े से इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको सेल किए जाते हैं शेयर्स, ठीक है। तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट कैपिटल में ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक हो गया। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से, जिस तरह से जो है वो कैपिटल को इनहेंस कर सकती है कंपनी। और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप वो नहीं कर सकते, उनको अपना ही पैसा लगाना पड़ता है और उन्हीं का पैसा स्टेक में होता है। एबिलिटी टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर निकल जाए या कोई एक पार्टनर ऐड हो तो वो डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इस एक ही बंदे के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन में ऐसे नहीं होता। शेयर जो है वो आगे बेचे जा सकते हैं, और वो जो जिसको बेचे जाते हैं वो फिर एक नया शेयर होल्डर बन जाता है और वो एक नया ओनर बन जाता है बीच में बिजनेस का। ट्रांसफरेबल ओनरशिप, वो यही बात आ जाती है कि जैसे ही आप अपने शेयर्स को आगे ट्रांसफर करते हैं तो आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। आगे आ जाते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेशन प्रोसेस। अच्छा, ये बहुत एक्सटेंसिव जो होता है वो प्रोसेस है, इसमें बहुत लंबा टाइम इन्वॉल्व होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे काम करने पड़ते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये फीस पे करो, वो फीस पे करो, इसमें काफी रोले होते हैं, ठीक है। वो जब आप एसएससीपी की वेबसाइट देखोगे वहां से भी आपको पता चल जाएगा, और आपको ऑलरेडी शायद पता भी हो। अच्छा, डबल टैक्सेशन होती है। इसमें ये होता है कि कंपनी खुद से भी, चूंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से भी टैक्सेस पे करती है, और जब डिविडेंड्स के थ्रू प्रॉफिट्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स को जाते हैं तो तब वो उन शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस पे करने होते हैं। तो इस तरह से डबल टैक्सेशन आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। इस पॉइंट को आप मजीद अच्छे से और भी पढ़ लीजिएगा, वैसे आई होप कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा। पोटेंशियल फॉर डिमिनिश्ड मैनेजेरियल इंसेंटिव्स। अच्छा, अब ये इसमें ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपके पास लोग होते हैं इन्वॉल्व, आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, और उन्हीं को फिर आगे आपको कंपनीज जो होती हैं उनको पे भी करती हैं। यानी कि आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि जो प्रोफेशनल्स आपने हायर किए होते हैं, या ऑडिटिंग वगैरह ऑडिट करना होता है जब कंपनीज ने, ये ऑडिट करना भी कंपनी के ऊपर जो होती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
वो वो उसके लिए लायबल होते हैं। ये SCCP इनको इनके ऊपर लागू करता है कि हर कंपनी का जो है वो ऑडिट लाजमी हो, उनके मीटिंग जरूर हो, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जरूर इशू हो। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो रोले होते हैं, ये उसमें पार्टनरशिप में और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक ही पॉइंट 2 दफा लिखा हुआ है, इसको एक को रिमूव कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जी लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेटरी रेड टेप, कि इसमें वही बात आ गई कि इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत है। इसमें आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लाजमी पब्लिश करना पड़ता है, वो पब्लिकली हेल्ड हो तो तब तो आपको पब्लिकली उनको पब्लिश करना पड़ता है। आप इसी तरह, जैसे मैंने अभी नाम लिया था मिल्दत फैक्टर्स और नेस्ले वगैरह और उसका एटलस होंडा का, इसकी आप वेबसाइट पर जाकर देखिएगा कि इनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। ठीक है। तो इनके ऊपर ये चीज जो होती है वो लागू होती है कि इन्होंने अपनी ये चीजें मेंशन करनी होती है, उनको पब्लिकली शो करना होता है। पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द फाउंडर्स, अगर तो जी जो फाउंडर्स हैं इनके उनके हाथ में कुछ नहीं होता, सारा जो काम होता है वो फिर शेयर होल्डर्स में डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर ओनर्स बन जाते हैं, तो उनके पास भी चला जाता है। लेकिन वो शेयर होल्डर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इसमें डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, इसमें इनका जो मैनेजेरियल स्टाफ होता है वो ही बेसिकली कर रहा होता है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसके एडवांटेजेस थे। अभी हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं और होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल, उसमें हम वो फ्रेंचाइजिंग को पढ़ेंगे। ठीक है। और आप अब इससे रेलिवेंट जो है छोटी छोटी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो उनको कर लीजिएगा। तो इरसा आपने जो की हुई है अटेंडेंस, वो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच क्लास। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और अल्लाह हाफिज। मैं अभी इसको मीटिंग को एंड कर रही हूँ।